नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद थ्री टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे हिंदी शिक्षण विधियों के बाद अपनी जो गणित की शिक्षण विधियाँ चल रही हैं उसके अंतर्गत आज अपना टॉपिक नंबर 4 रहेगा, जो कि अपनी चौथी क्लास है गणित की शिक्षण विधियों की। इससे पूर्व में हम 3 क्लास ले चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट जो है अलग से बना दी गई है गणित शिक्षण विधियों की। तो देखिए, आप आज का जो अपना टॉपिक है सामुदायिक गणित। सामुदायिक गणित यानी कम्युनिटी जो आपके मैथमेटिक्स है उसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। टॉपिक काफ़ी छोटा है, तो यहाँ से पूछे गए प्रश्नों की संख्या भी बिल्कुल कम है। तो इस टॉपिक में हम सारा कुछ कवर कर लेंगे सामुदायिक गणित को लेकर। तो देखिए, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक स्टडी विद थ्री टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड नहीं किया है तो एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं हमसे जुड़ चुके हैं, और आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो एक बार मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि अपनी क्लास होने के बाद वहाँ पर आपको निःशुल्क टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है वहाँ पर मिल जाएगी। इस टॉपिक के अलावा अब तक जितने भी टॉपिक हो चुके हैं वो सारी टॉपिक टेस्ट फॉर्मेट में अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ वहाँ पर अवेलेबल हैं। अब देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सामुदायिक गणित को। सामुदायिक गणित क्या होती हैं उससे पूर्व हम जानेंगे कि समुदाय क्या होता है। समुदाय का तात्पर्य यहाँ पर समाज से लिया जा सकता है, और सामुदायिक से तात्पर्य जो है आपके सामाजिक लिया जा सकता है। क्योंकि समुदाय या समाज जो होता है वो 2 या 2 से अधिक लोगों द्वारा जो है समान भाव से एकता का रूप लिए और परस्पर मदद और आपस में लेन देन के माध्यम से किसी न किसी प्रकार की, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, तो समुदाय में रहने वाले लोगों द्वारा दैनिक जीवन में विभिन्न परिस्थितियों में प्रयुक्त गणित, समाज में जो लोग रहते हैं उन लोगों के द्वारा अपने दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप से जो गणित का प्रयोग किया जाता है वही आपके कहलाती हैं सामुदायिक गणित। अब देखिए, गणित प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो साक्षर हो, निरक्षर हो, यानी कि वो शिक्षित व्यक्ति हो या चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो, दोनों द्वारा गणित का उपयोग किया जाता है। और समाज के हर वर्ग, और यूँ कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से गणित से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं है। देखिए, आप कोठारी आयोग 1964-66, कोठारी आयोग को शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इसके द्वारा क्या सुझाव दिया गया है कि विद्यालय के प्रथम 10 वर्षों, देखिए बालक के प्रथम 10 वर्ष नहीं है, विद्यालय के प्रथम 10 वर्ष, इसका तात्पर्य है कक्षा 10 तक आपके विद्यालय के प्रथम 10 वर्षों में गणित विषय को सभी विद्यार्थियों के लिए क्या किया जाए, अनिवार्य किए जाने की अनुशंसा किसने की थी? कोठारी आयोग ने। और कोठारी आयोग आपके कब आया था? 1964-66 में। अब हम आगे देखेंगे कि गणितीय संप्रेषण की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। गणितीय संप्रेषण यानी कि यहाँ पर बात हो रही है अपने छात्र और शिक्षक के मध्य विद्यालय पाठ्यक्रम में जो गणित का उपयोग किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करें कि 3 स्थितियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थिति जो है, पहली स्थिति में क्या होती? सामान्य बोलचाल होती। किसके मध्य? छात्र और शिक्षक के मध्य सामान्य बातचीत होती है, और इसके माध्यम से दोनों की क्या, छात्र और शिक्षक की क्या दूर की जाती है? झिझक दूर की जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा? एक व्यवहारिक या बोलचाल की जो भाषा होगी उसका उपयोग किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि बालक और शिक्षक के मध्य जो है एक तालमेल बैठेगा, उससे जो है वो अपनी अध्ययन सामग्री के प्रति जो है रुचि जागृत होगी। अब देखिए, आप दूसरी स्थिति है आपकी गणितीय भाषा का प्रयोग। यहाँ पर क्या किया जाएगा? गणित जो है, सामान्य गणित जो है, मूलभूत संक्रियाएं हैं। मूलभूत संक्रिया आपके कौन कौन सी हो गई? जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये। उसके अलावा गणित की जो भाषा है, गिनती वगैरह, ये बालक को सिखाई जाएगी। फिर क्या होगा? अंत में आपके संकेतों का प्रयोग, गणितीय संकेतों का प्रयोग जो है आपके तीसरी अवस्था के अंतर्गत किया जाएगा। इस प्रकार से गणितीय संप्रेषण की तीनों अवस्थाएं जो है, सबसे पहले छात्र और शिक्षक के मध्य सामान्य बातचीत होगी, उसके बाद गणित की भाषा का प्रयोग होगा, और अंत में आप संकेतों का प्रयोग करके सवालों को सोल्व करना सीखेंगे। तो ये गणितीय संप्रेषण की 3 अवस्थाएं हैं। अब आप देखेंगे गणित शिक्षण उपयोगी होता है, आपके सामाजिक विकास में भी उपयोगी है, व्यवहारिक जीवन में भी है, बौद्धिक विकास में भी है। उसके अलावा गणित जो है प्रत्येक विकास, आपका नैतिक विकास हो, जैसे अनुशासन संबंधी मूल्य भी हमने पढ़े थे, नैतिक मूल्य भी हमने पढ़े थे, सांस्कृतिक मूल्य भी पढ़े थे, हर जगह गणित का उपयोग होता है। रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट 3 में यह प्रश्न पूछा गया था, और उपयुक्त सभी वहां पर आपके सही आंसर था। नेक्स्ट है आपके गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है।
गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए मैंने आपको बताया कि सामुदायिक उद्देश्य जो है वो है आपके दैनिक जीवन में उपयोग। अब दैनिक जीवन में उपयोग का मतलब व्यवहार में लाना, व्यवहार में लाना यानी कि आपके व्यवहारिक उद्देश्य जो हैं ये इसके अंतर्गत शामिल हैं। रीट 2021 लेवल 2 में ये प्रश्न पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उसमें रिपीट होने के सबसे ज़्यादा चांस इसी प्रश्न के हैं। एक हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए नेपोलियन की एक परिभाषा थी जो कि सामाजिक मूल्य से जुड़ी हुई थी, नेपोलियन की परिभाषा, और जो कि आपके नेपोलियन जो है उसकी परिभाषा थी कि गणित की उन्नति के साथ साथ देश की उन्नति वृद्धि जो है वो संबंधित हैं। यानी कि गणित की उन्नति के साथ साथ, जो कि हमने पहले सामाजिक मूल्य के अंतर्गत भी पढ़ा था, गणित की उन्नति के साथ साथ या गणित की प्रगति के साथ साथ अपने राष्ट्र की प्रगति या देश की प्रगति जो है होती हैं। तो ये गणित शिक्षण का कौन सा मूल्य है? ये है आपके गणित शिक्षण का सामाजिक मूल्य। कौन सा मूल्य है? आपके सामाजिक मूल्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? और ये आपके रीट 2015 लेवल 1 के अंतर्गत पूछा गया था। तो गणित वहाँ पर दो ऑप्शंस थे, दो ऑप्शंस यहाँ पर सही माने गए थे, ए और सी करके ऐसे कुछ ऑप्शंस थे। यानी कि आपके सामाजिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में तो आपको पता है कि सारी चीज़ जो है गणित लगती है, तो सामाजिक और आर्थिक इन दोनों क्षेत्रों में जो है गणित का उपयोग होता है, सर्वाधिक उपयोग। नेक्स्ट हम देखेंगे गणित विषय का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए रीट 2012 लेवल 1 में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से गणित का उपयोग किसमें नहीं होता? तो साइकिल चलाने में जो है प्रत्यक्ष रूप से गणित का उपयोग नहीं होता है। बाकी जो है आप देख सकते हैं लाभ हानि में भी, सब्जी खरीदने में, उधार लेने में, ये सारी जो है आपके अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और इसमें जो है आपके गणित का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग होता है। गणित विषय को रोचक बनाने के लिए सामुदायिक गणित से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। गणित विषय को अगर रोचक बनाना चाहते हैं तो समुदाय से जोड़कर यानी कि सामुदायिक गणित से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। व्यवहारिक रूप, कैसा रूप? व्यवहारिक, ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। सामुदायिक गणित का रूप कैसा होता है? व्यवहारिक रूप होता है। दैनिक जीवन से जुड़ी हुई, दैनिक जीवन से में जुड़ी प्रत्येक समस्या का समाधान जो है गणितीय सामुदायिक गणित के अंतर्गत किया जाता है। सामुदायिक गणित के स्रोत कौन कौन से? देखिए समुदाय के अंतर्गत सार्वजनिक पुस्तकालय हो गया, वाचनालय, पंचायत हो गई, इसके अलावा नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद सभी इसके अंतर्गत शामिल हैं। डाकघर हैं, आपके चिकित्सा केंद्र हैं, चिड़ियाघर हैं, संग्रहालय हैं, मेले एवं पर्व हैं। सर्वाधिक रूप से अगर देखा जाए तो सामाजिकता कहाँ है? आपके यहाँ पर मेले एवं पर्व के अंतर्गत। यहाँ पर आपके सामुदायिक गणित का विशेष स्रोत हैं ये मेले एवं पर्व, ये सारे भी इसी के स्रोत हैं। उसके अलावा आप देखेंगे इंजीनियर क्षेत्र हो गया, एक इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, शिक्षक हो गया, उसके अलावा आपके कोई भी व्यापार हो गया, व्यवसाय हो गया, ये सभी जो हैं आर्थिक लेन देन के क्षेत्र हो गए। ये सभी आपके सामुदायिक गणित के स्रोत के अंतर्गत शामिल हैं और यहाँ पर सभी जगह जो है गणित का सामुदायिक रूप से यानी सामाजिक रूप से प्रयोग किया जाता है। केवल अभी तक यही प्रश्न आपके यहाँ से पूछे गए हैं और जो मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से प्रश्न और पूछे जाने की संभावना है। तो ज़्यादा कोई विशेष यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, व्यवहारिक प्रश्न पूछे गए हैं। आप अपनी सामान्य समझ के आधार पर भी जो है इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं और यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास जो हम लेंगे उसमें अब आगे देखिए ये अपने अलग अलग 2 यूनिट थे। पहले यूनिट जो था आपके गणित की शिक्षण वीडियो का, जिसमें 4 टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए। अब आगे हम देखेंगे त्रुटि विश्लेषण भी देखेंगे, औपचारिक एवं अनौपचारिक मूल्यांकन वगैरह, निदानात्मक उपचारात्मक परीक्षण और मुख्य आपके देखिए शैक्षिक उद्देश्य ये हम देखेंगे क्योंकि यहाँ से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं शैक्षिक उद्देश्य से लेकर, जो कि आपके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ेंगे। वहाँ पर हम शिक्षण विद्या भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री भी हम जो है वहाँ पर कवर कर लेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री जिसको शिक्षण सहायक सामग्री भी कहा जाता है। तो मुख्य तौर पर सामग्री, विधियाँ और शिक्षण उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।